हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेडिएवल इंडिया के बारे में, यानी मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है उसे हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। जहां हमने पढ़ा था क्या, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ये बता रहा हूँ, जैसे कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि हिस्ट्री जो है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री यानी इतिहास को जो है अभी भी बहुत से बच्चे जो है क्या समझते हैं, ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप मेरा विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। हिस्ट्री जो है ये पूरी दुनिया का यानी वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतिहास जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे और जब ये जानेंगे कि हमारे अतीत में कौन कौन सी घटना घटी है, और जब आप उसके बारे में अच्छी से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आप लोग जो है इस सब्जेक्ट को जो है बोरिंग ना समझें, इसे अच्छे से समझे, एक कहानी की तरफ समझे, इसे रटने की कोशिश ना करें, इसे एक कहानी की तरह समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज के क्लास की तरफ, यानी इल्तुतमिश के बारे में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश में, हमने कल डिस्कस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इल्तुतमिश, जिसका पीरियड रहा 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। तो आइए हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसका पीरियड रहा 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। तो सबसे पहला बात कि इल्तुतमिश था कौन। जैसा कि हम जानते हैं कि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और उसका दामाद भी था। तो इल्तुतमिश जो है क्या था, ये जो था इल्तुतमिश वो क्या था, वास्तविक संस्थापक था। यानी गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। यानी इल्तुतमिश ही क्या था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ही था, वो क्या था, भारत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान यानी ये जो था भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, भारत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्योंकि गौरी और गजनबी जो है खुद को सुल्तान कहलवाया था, लेकिन बगदाद का जो खलीफा हुआ करता था, बगदाद का जो खलीफा था वो इल्तुतमिश को ही लीगली यानी वैधानिक सुल्तान घोषित किया था। इसीलिए दोस्तों भारत का जो पहला सुल्तान होगा वो होगा कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ये घोषणा करवाया था, ये उसको पैतृक बनाया था कि अब से यानी 1211 ईस्वी से लेके पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आएगा वो सब कौन सा उपाधि धारण करेगा, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। तो दोस्तों भारत का जो पहला सुल्तान होगा कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। तो भारत का अंतिम सुल्तान कौन होगा, तो जब आप आगे जाके आप पढ़िएगा तो उस समय होगा क्या, जब दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का जब आखिरी शासक होगा इब्राहिम लोदी, इसी को जब बाबर जब इसको हरा गया, उस समय दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। यानी इब्राहिम लोदी होगा क्या, भारत का अंतिम सुल्तान। यानी जैसा कि इल्तुतमिश ने कहा था कि दिल्ली सल्तनत में 1211 के बाद जो भी शासक आएगा वो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, और दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। इसीलिए अंतिम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, इब्राहिम लोदी। तो आइए हम देखते हैं फिर और आगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के ही काल में एक और घटना घटा था,
और जिस समय जब इल्तुतमिश जब गुलाम वंश का शासक बना 1211 ईस्वी में, उसी समय इस पे नजर पड़ा किसका? यल्दौज का। यल्दौज, तो यल्दौज था कौन? तो यल्दौज जो है गौरी का ही जो गुलाम था, गौरी का जो 3 प्रमुख गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। तो जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत का साम्राज्य मिला था, यल्दौज को जो है गजनी का साम्राज्य मिला था, और कुबाचा को जो है काबुल और कंधार का साम्राज्य मिला था। यही यल्दौज की नज़र जब पड़ी किस पे? इल्तुतमिश पे। तो ये यल्दौज जो है 1215 ईस्वी में क्या किया ना, यल्दौज जो है इल्तुतमिश पे आक्रमण किया। और जब ये आक्रमण किया तो इस दोनों के बीच जो युद्ध हुआ 1215 ईस्वी में, जिसे जाना जाता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का तृतीय युद्ध। ये किसके किसके बीच लड़ा गया? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में लड़ा गया क्या? थर्ड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में हुआ क्या? इल्तुतमिश जो है यल्दौज को क्या किया? पराजित किया। और इल्तुतमिश के ही काल में एक और महत्वपूर्ण घटना ये घटा, कब? तो 1221 ईस्वी में। 1221 ईस्वी में एक प्रमुख घटना घटा। इसी समय भारत में आक्रमण हुआ किसका? इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान, यानी चंगेज खान का आक्रमण। तो इल्तुतमिश के ही काल में हुआ था चंगेज खान का आक्रमण। चंगेज खान का जो आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के ही काल में हुआ था 1221 ईस्वी में। हुआ क्या? और जैसा कि हम चंगेज खान के बारे में जानते हैं, ये पूरे एशिया का सबसे क्रूर और बदनाम शासक था। चंगेज खान जो कि पूरे एशिया का सबसे क्रूर और बदनाम शासक था। और ये था क्या? इसे हमारे इतिहासकारों ने क्या कहा था? चंगेज खान कहा था। चंगेज खान कहा था कौन? भारतीय, मतलब हमारे इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इसे चंगेज खान नाम दिया। लेकिन ये वास्तव में था कौन? ये वास्तव में था, रियलिटी में ये क्या था? तैमूचिन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? तैमूचिन था। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा इंडिया है उसके ठीक ऊपर है क्या? चीन और रूस के बीच में एक पड़ता है क्या? डिजर्ट कंट्री पड़ता है, यानी मरुस्थलीय देश पड़ता है। मरुस्थलीय देश है, उसका नाम है क्या? मंगोलिया। चीन और रूस के बीच में एक डिजर्ट कंट्री पड़ता है, मरुस्थलीय देश पड़ता है, उसी देश का नाम है मंगोलिया। और इसी मंगोलिया का शासक था कौन? चंगेज खान। यानी चंगेज खान था कौन? तो मंगोलॉयड था। मंगोलॉयड था कौन? चंगेज खान। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा क्या कि इल्तुतमिश के ही काल में चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। कब? तो 1221 ईस्वी में, जिसे हमारे इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने उसे चंगेज खान का नाम दिया, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था? तैमूचिन था। और ये कहाँ का था? तो ये मंगोलिया का था, इसीलिए इसे मंगोलॉयड कहा जाता है। और ये मंगोलिया है कहाँ? तो चीन और रूस के बीच में एक मरुस्थल है, उसी मरुस्थलीय देश का नाम है मंगोलिया। और इसी में है, इसी मंगोलिया में है हमारा क्या?
गोबी डिजर्ट यानी गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल जो है इसी मंगोलिया देश में है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है अब कि आखिर क्या जरूरत पड़ी चंगेज खान को भारत आने की, आखिर चंगेज खान भारत आया क्यों? तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं आगे। हुआ क्या कि जिस समय मंगोलिया में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी नाम का शासक हुआ करता था। मकबरनी ने क्या किया था, चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या कर दिया था और वो जो था इसी चंगेज खान से भाग रहा था। तो हुआ क्या, ये भागते भागते जा पहुंचा कहाँ, भारत। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में प्रवेश का सिर्फ एक ही द्वार है और वो कहाँ है, सिंध के क्षेत्र में। हुआ क्या कि ये जो था आके कहाँ छिप गया था, सिंध में। और सिंध में जब छिपा था तो इसने क्या किया, सिंध में आकर छिपा हुआ था और वो इल्तुतमिश के पास ये संदेश भेजाया कि वो जो है, मतलब इल्तुतमिश जो है हमें चंगेज खान से बचाए। जब ये बात चंगेज खान को पता चला तो उसने भी क्या किया, इल्तुतमिश के पास ये संदेश भिजवाया कि अगर तुमने मकबरनी की अगर मदद की तो वो तो मरेगा ही, उसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुमने मकबरनी की मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दूंगा। हुआ क्या, तो यहाँ हमारे इतिहासकारों का कहना है ये कि इल्तुतमिश ने वहाँ क्या किया, सूझबूझ से काम लिया और उसने इल्तुतमिश की मदद नहीं की। और यहाँ हुआ क्या, तो जो चंगेज खान था उसने क्या किया, सिंध पे आक्रमण करके जलालुद्दीन मकबरनी को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। और जैसा कि उसने वादा किया था इल्तुतमिश से कि वो सिर्फ मकबरनी की हत्या करके वहीं से वापस लौट जाएगा, तो ठीक उसी तरह क्या किया, चंगेज खान जो है मकबरनी की हत्या करके वो सिंध से ही वापस मंगोलिया लौट गया। यहाँ हमारे इतिहासकार ये कहता है कि अगर इल्तुतमिश जो है अगर अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता, अगर वो कहीं मदद कर देता किसका, मकबरनी का, तो चंगेज खान क्या करता, दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉयड कर देता। तो जहां हम आज पढ़ रहे हैं तुर्कों का आक्रमण या तुर्कों का शासन, तो इसके जगह पे हम पढ़ रहे होते क्या, मंगोलों का शासन। तो दोस्तों ये रहा चंगेज खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जो क्या था, भारत में आया था कब, उसका आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही काल में आया था। क्यों आया था, तो जब मंगोलिया का ही एक शासक जलालुद्दीन मकबरनी जब उसके छोटे भाई की हत्या कर जब भाग रहा था, उसी का पीछा करते हुए वो आया था कहाँ, भारत के सिंध क्षेत्र में, जहाँ उसने क्या किया था, सिंध में ही मकबरनी की हत्या करके वहीं से लौट गया था। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात चंगेज खान के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि चंगेज खान जो है इतना क्रूर और बदनाम शासक था कि ये बात वो खुद भी जानता था कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसकी जो जनता है उसके सब को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसने मरने से पहले ही अपने सेनापति को ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में या मेरे कब्र पे जो भी व्यक्ति मुझे दफनाने जाएगा उसे उस सभी की जो है हत्या रास्ते में ही करवा देना, ताकि ये किसी को पता ही नहीं चल पाए कि मेरा कब्र कहाँ है। तो उसी के बात को मानते हुए उसका सेनापति ने क्या किया, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे दफनाने जितने भी व्यक्ति गए थे उस सभी व्यक्तियों की जो है रास्ते में ही हत्या करवा दिया, जिससे आज तक हमारे या किसी भी इतिहासकार को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर चंगेज खान का कब्र है कहाँ। तो इतिहास का इकलौता ऐसा शासक है जिसका कब्र का अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिला है।
दोस्तों ये रहा चंगेज खान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक यानी इल्तुतमिश के पास। तो हम इल्तुतमिश के कुछ कार्यों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि इल्तुतमिश का जो महत्वपूर्ण काम रहा या उसका जो महत्वपूर्ण एक काम था उसमें था एक क्या, उसका जो मेन करेंसी हुआ करता था, मेन करेंसी यानी इसका जो मुद्रा हुआ करता था, इसने दो प्रकार की मुद्रा चलाया था। एक चलाया था टंका, टंका यानी या टका, टंका या टका, और एक चलाया था इसने जीतल, जीतल। तो टंका और टका जो कि किस चीज़ का था, ये चांदी का सिक्का था, और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था। यानी इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलवाए थे। सबसे पहला था क्या, टंका या टका जो कि किसका था, चांदी का मुद्रा था, और दूसरा था क्या, जीतल, जीतल जो कि क्या था, तांबे का मुद्रा था। तो ये दो प्रमुख काम रहे किसके, इल्तुतमिश के। इसके बाद एक और इसका काम था क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि गौरी की तरह ही इल्तुतमिश भी था क्या, इल्तुतमिश भी अपने साथ सैकड़ों गुलाम लेके आया हुआ था। उसी सैकड़ों गुलाम में से था क्या, इसने क्या किया था, 40 गुलामों का, 40 गुलामों का यानी 40 विश्वसनीय गुलामों का क्या बनाया था, एक समूह बनाया था। उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को जाना जाता है तुर्काने चहलगामी, या इसे ही जाना जाता है दल चालीसा के नाम से। तो दल चालीसा या तुर्काने चहलगामी था क्या, तो ये क्या था, जो उसके विश्वसनीय गुलामों का यानी 40 उसके विश्वसनीय गुलामों का एक समूह था, जिसे जाना जाता है या तो दल चालीसा के नाम से या तुर्काने चहलगामी के नाम से। अब इसका एक और महत्वपूर्ण काम क्या था इल्तुतमिश का, तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका एक और महत्वपूर्ण काम था क्या, इक्ता, इक्ता, इक्ता प्रथा, इक्ता। उस समय होता था क्या ना, दिल्ली सल्तनत में जो है सैनिकों को जो है उसे वेतन नहीं दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों को जो है उसका वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता था। होता क्या था कि जब आक्रमण होता था तो उसमें जो है लूटी हुई या हड़पी हुई जो भी संपत्ति होती थी या फिर जो भी जमीन होता था, उसी को क्या किया जाता था, सेनाओं में बांटा जाता था। तो क्या होता था ना, सेनापतियों को जो है युद्ध में जीती हुई जो प्रांत दिया जाता था, उसी प्रांत को कहा जाता था क्या, सेनापतियों को दिया जाने वाला प्रांत दिया जाता था, और इसी दिए जाने वाले प्रांत को कहा जाता था क्या, इक्ता। और जिस व्यक्ति को जो ये इक्ता दिया जाता था, जिस व्यक्ति को दिया जाता था उसे कहा जाता था इक्केदार। जिस व्यक्ति को दिया जाता था उसे कहा जाता था इक्केदार। सेनापतियों को दिया जाने वाला प्रांत कहलाता था इक्ता, और जिस व्यक्तियों को दिया जाता था उसे कहलाता था इक्केदार। और यही प्रथा, और ये प्रथा कहलाया क्या, और ये प्रथा कहलाता था इक्केदारी प्रथा, इक्केदारी प्रथा। तो ये रहा इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण काम सब, जैसे कि हो गया क्या, इक्ता होता था क्या, उस समय दिल्ली सल्तनत में जो है सेनाओं को जो है वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले होता था क्या, जब आक्रमण में जो लूटी हुई संपत्ति होती थी या फिर जो जमीन होता था उसी का बंटवारा कर दिया जाता था। उसी में होता था कि जो प्रांत जिसको दिया जाता था, प्रांत यानी प्रोविंस जिसको दिया जाता था, उसी प्रोविंस को कहा जाता था इक्ता, और जिसे दिया जाता था उसे कहा जाता था इक्केदार। और इसी प्रथा को कहा गया क्या, इक्केदारी प्रथा। और इसी इल्तुतमिश के काल में एक और महत्वपूर्ण
काम इसका ये रहा 1229 ईस्वी में। इसी में क्या किया था ना, कुतुब मीनार जो कि भारत का सबसे ऊंचा भवन है, भारत का सबसे ऊंचा भवन है। इसकी जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है। इसे बनाने की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसे कंप्लीट कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया था? 1229 ईस्वी में। तो ये रहे इल्तुतमिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य। और इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में ही क्या किया था ना, गुलाम वंश की जो दूसरी राजधानी थी, गुलाम वंश की दूसरी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को। और इल्तुतमिश जो है लाहौर से कहाँ ले गया? दिल्ली। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इल्तुतमिश के 4 बेटे हुआ करते थे, जो कि चारों के चारे क्या थे? बेहद ही अयोग्य थे। हुआ कि एक समय हुआ क्या, जब ये चारों बेटे इसके गए, जिस समय उस इल्तुतमिश जो है कहाँ था? क्या? कालिंजर अभियान पे, कालिंजर अभियान पे गया हुआ था, जहां क्या हुआ, उसके चारों के चारों बेटे क्या हो गए? विफल हो गए। और इसी अभियान को सफल बनाया किसने? तो इसकी ही, इल्तुतमिश की ही बेटी हुआ करती थी, इल्तुतमिश की बेटी। यानी वहां इसके चारों के चारों बेटे विफल हो गए, जहां इस अभियान को सफल बनाया कौन? तो इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम था रजिया। इसी रजिया ने क्या किया था? इस अभियान को सफल बनाया था। और इसी अभियान के सफल होने के दौरान, चालू करना, और यहां इस अभियान को सफल कौन बनाया? इसकी ही बेटी रजिया। और इस सफल बनाने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया ना, इसके नाम के क्या क्या है? सिक्के चलवाए हैं। इसके नाम के क्या किए? सिक्के चलवाए, इसका रुतबा बढ़वाया। इस अभियान को सफल बनाने के बाद हुआ क्या? रजिया के नाम के सिक्के चलवाए, इसका रुतबा बढ़ाया। और इसने अपना उत्तराधिकारी जो है किसे नियुक्त किया? रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और हुआ क्या? जब घटना घटा कब? 1236 ईस्वी में। और 1236 ईस्वी में होता क्या है ना कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होती कहाँ है? दिल्ली में। इसीलिए दोस्तों इसका कब्र कहाँ है, यानी इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में है। क्योंकि इसकी मृत्यु जो है दिल्ली में होती है, इसलिए इसका मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में है। और इसने जो है अपना जो मकबरा है, इसका निर्माण जो है वो अपने मरने से पहले ही खुद ही करवा लिया था। कहाँ? कुतुब मीनार के परिसर में ही, कुतुब मीनार परिसर में ही अपनी मकबरा का निर्माण खुद ही करवा लिया था अपने मरने से पहले। हुआ क्या? जब ये इसकी मृत्यु हो गई तो इसके मतलब इच्छा के विरुद्ध हुआ क्या? इसी का जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है, इसके इच्छा के विरुद्ध क्या किया? उसकी गद्दी पे बैठ गया। जब रजिया को पता चला तो रजिया ने क्या किया? लाल रंग का वस्त्र धारण करके कहाँ पहुंच गई? दिल्ली के जनता के सामने। और उसने क्या कहा कि मेरे पिता ने मुझे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और आप दिल्ली की जनता है, आप ही हमारी मदद करेंगे दिल्ली के गद्दी तक पहुंचने में। हुआ क्या? इसी बात को लेकर सारी जनता ने रजिया की मदद कर दी। और हुआ क्या? इससे रजिया जो है अपने भाई यानी रुकनुद्दीन की क्या कर दी? पराजित करके उसकी हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत का बन गई क्या? अगली सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना रजिया सुल्तान। और क्योंकि ये हमेशा जो है
पुरुषों के लिबास में लिखा करती थी, इसीलिए इसने रजिया बेगम नहीं जान के इसे रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा इल्तुतमिश के बारे में सारी जानकारी। तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है आप अच्छी तरह से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। इसमें हमने 2 के बारे में जाना। सबसे पहला बात इल्तुतमिश के कार्यों के बारे में, जो महत्वपूर्ण उनके कार्य थे, फिर चंगेज़ खान के आक्रमण के बारे में, और फिर फाइनली रजिया सुल्तान के बारे में कुछ हद तक। लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में जो डिटेल है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।